नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के उन नन्हे मुन्ने बच्चों की दास्तान जिनकी जिंदगी में खुशियां बहुत दूर है। हाशिए पर रहने वाले इन बच्चों को पढ़ाई करना, खेलना कूदना, अपनों का प्यार मिलना एक सपना सा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की एक बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं उड़ीसा के क्योंझर जिले के मासूम बच्चों की। आम बच्चों की तरह इनके भी सपने हैं जिन्हें वो साकार करना चाहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उन्हें 2 वक्त का खाना ठीक से नसीब नहीं होता है। ये बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी इलाके के इन बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कारण है। दिए के तले पड़ रहे ये बच्चे अपनी जिंदगी और अपने सपनों को साकार करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। खाने को भरपेट अनाज नहीं, पैसे की तंगी की वजह से स्कूल जाने में सक्षम नहीं, लेकिन हौसला और जज्बा ऐसा कि पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाने को तैयार हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हैं, हौसला इनका पस्त नहीं है। जब से यहाँ NRBC खुला है तभी से यहाँ आकर पढ़ रहा हूँ। बड़ा होकर मास्टर बनूंगा। नदी में गले तक पानी होता था, तब भी हम नदी पार कर बहुत तकलीफ से स्कूल जाते थे। एस्पायर के सर आकर पढ़ाते हैं, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बड़ी होकर नर्स बनना चाहती हूँ। ये तस्वीरें ओडिशा के क्योंझर के एक छोटे से कस्बे की हैं। यहाँ 77% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। कुछ दिन पहले तक ये बच्चे एस्पायर NGO की मदद से आम बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। हालांकि गरीबी तब भी थी और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोरोना की वजह से NGO के जरिए मिलने वाली मदद अब पहले की तरह नहीं मिल पा रही है। लॉकडाउन और गाइडलाइंस की वजह से NGO ने इन बच्चों को उनके घरों पर वापस भेज दिया। हालांकि इस मुश्किल दौर में NGO एस्पायर ने इन बच्चों की सुध लेनी नहीं छोड़ी और घर घर जाकर स्थिति का जायजा लिया। हम तो पिला मने स्कूल को आसु नथिले से अधिकांश पिला बर्दस होरेबा पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। यहाँ अधिकतर बच्चे गाय चराते थे, छोटे बच्चों को खिलाते थे। कुछ बच्चे माँ बाप के साथ जंगलों में जाते थे लकड़ी लाने के लिए। हम उनके घर बार गए, माता पिता को समझाया, उसके बाद बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। बापा माँ को बहुत बुझेला परे, बापा माँ टिके बुझिले, तापर तांको पिला को धीरे धीरे पाठ पढ़ाइबा पई पठेले। एस्पायर ने न सिर्फ बच्चों की मदद की बल्कि आसपास के लोगों को भी जागरूक किया। महामारी के बीच अधर में फंसे इन बच्चों का भविष्य अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। लॉकडाउन के बीच फंसे भूखे प्यासे लोग जहां 2 वक्त की रोटी की तलाश में जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं इन परिवारों को ये तक नहीं मालूम कि जिंदगी का ये रुका हुआ पहिया कब चलेगा और कब जाकर चीजें सामान्य होंगी। ऐसे में बड़ों के साथ साथ इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य भी अनिश्चितता और दुविधा से भरा हुआ है। तो आदिवासी इलाके के जो ये बच्चे हैं गरीबी की मार झेल रहे हैं, स्कूलों में कैसे पढ़ाई करें, बहुत सारी चुनौतियों के बीच इनकी जिंदगी गुजर रही है। तो चलिए आज की चर्चा शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस्पायर NGO के सेक्रेटरी दयाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रंगाचार्य गोविंदा जो कि प्रोफेसर हैं काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली के और पूर्व वाइस चांसलर भी रह चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर गोविंदा। और हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं सोना झारिया मिन्स जो कि वाइस चांसलर हैं दुमका यूनिवर्सिटी की, काफी मीडिया की सुर्खियों में भी रही हैं। सोना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से स्वराज एक्सप्रेस पर आप तीनों मेहमान का स्वागत है। लेकिन दयाराम, आपसे शुरुआत करूंगी मैं आज की चर्चा की कि ये जो बच्चे हमने दिखाए इस स्टोरी में कि कितनी कठिनाइयों से इनकी पढ़ाई
हो रही है, स्कूल जाना चाहते हैं, क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। तो आपकी एनजीओ कितनी सक्रियता से इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों को पढ़ाने की मुहिम जारी कर रही है? मैं चाहूंगा कि ये जो इलाके हैं, जो बिखरी हुई बस्तियां, कोई जैसे हम मैदानी इलाकों में देखते हैं कि बड़ा गांव ऐसे नहीं, जंगल में कहीं फिर जंगल और पहाड़ या उससे गुजरते हुए कई बार स्कूल नहीं है, 4-5 किलोमीटर। कभी स्कूल है करके जाना है, स्कूल का नदियों को पार करके जाना है, और भी कठिन है, पहाड़ों पे चढ़ उतरना है। तो हम लोगों ने जब ये काम यहाँ शुरू किया, सर्वे किया, तो देखा कि बहुत ऐसे हैबिटेशंस हैं जहाँ बच्चों के लिए स्कूल का इजी एक्सेस नहीं जी। वहाँ हम नॉन रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये बच्चे जिनसे आप देख रहे हैं, ये वहाँ जहाँ भी 15-20 बच्चे थे और उनके लिए स्कूल की सुविधा नहीं थी, तो हमने वहाँ नॉन रेजिडेंशियल ब्रिज शुरू किया और ये बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने निर्णय किया कि सारे स्कूल बंद करने हैं, बच्चों को एक साथ नहीं होना, तो ये बच्चे फिर अपने घरों में पढ़ रहे हैं और उनको ही मदद कर रहे हैं। कठिनाइयां बहुत ज्यादा है, लेकिन पढ़ने का क्रम जारी रखा है। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि चाहे जितनी गरीबी है, जितनी भी परेशानी है, हर माँ बाप इस जंगल के भीतर भी अपने बच्चों को हर किसी हालत में पढ़ाना। आपने एक अहम बात कही कि भले इन आदिवासियों का जो जीवन है वो जल, जंगल और जमीन के इर्द गिर्द है, लेकिन कि इनकी इच्छाएं वही है कि इनके बच्चे भी आगे बढ़कर पढ़ाई करें। सोना, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूं। आप खुद आदिवासी इलाकों में पढ़ी हैं, बड़ी हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा है कि आदिवासी इलाकों में बच्चों के लिए पढ़ाई करना इतना मुश्किल क्यों है? खासकर जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जंगलों के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके लिए पढ़ाई करना इतना मुश्किल क्यों है? धन्यवाद मुझे इस शो में निमंत्रित करने के लिए। और मेरा भी या फिर आदिवासियों का भी अंदर से क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है ऐसी मुश्किलों के बीच में, उसको आपने प्रस्तुत करने की कोशिश की मेरे जरिए से। मैं ये कन्फेस करना चाहूंगी कि मेरी अपब्रिंगिंग या मेरा बचपन इतना डिप्राइव्ड सिचुएशन में नहीं रहा। मैं रांची टाउन में बढ़ी थी। जब आप दिखला रहे थे कि बच्चे एक वो ऑयल लैंप के तहत पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरा बचपन भी कुछ ऐसा ही चला। रांची शहर में भी बिजली की, जब मैं स्कूल में थी और बल्कि मेरी 10वीं की कक्षा तक, तब भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती थी जिसमें बल्ब तो जलता था जिसकी रोशनी ना के बराबर होती। तो इसलिए पढ़ाई करने के लिए हमें लैंप की आवश्यकता होती थी, केरोसिन लैंप की। तो ये तो सोचिए शहर की बात थी, हाँ 70s और 80s की, 70s की। परंतु आज भी वही परिस्थिति गांव में आप लोगों ने खुद जाकर देखा है। तो एक है कि संसाधनों की, जो पढ़ाई करने के लिए, और आपने देखा होगा बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, परंतु इससे यही जाहिर होता है कि बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा है और पेरेंट्स में, माता पिता में पढ़ाने के लिए तत्परता है और वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। और ये जो ये हर समाज में मेरे ख्याल से और हर परिवार में ये भावना माता पिता के द्वारा उजागर की जाती है और बच्चे फोर्सफुली शुरू में जाते हैं स्कूल, परंतु स्कूल में उनको जो मिलता है, जो वो सीखते हैं या सिखाने का जो पेडागॉजी है, जो कंटेंट है, वो फिर सुपरसीड करता है। और अगर उन्हें इस तरह के मेथड से सिखलाया जाता है कि उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो पढ़ना ही चाहते हैं। जैसे हमने बच्चों के के टेस्टिमनी से सुना कि वो जाना चाहते हैं, गले तक पानी होता था तब भी वो जाना चाहते थे। तो मैं ये मानना चाहती हूँ कि ये बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहां की शिक्षक शिक्षिका बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, परंतु आपने देखा कि एक्सेस की समस्या है। और ये जैसे हमारे देश में और जितने भी हमारी योजनाएं रही थी और पॉलिसीज रहे थे, तो जहां 300 फैमिलीज हो वहां एक स्कूल हो। अब आपने देखा जो हैमलेट दिखाया गया उसमें
तो 100 भी नहीं, और मुझे लगता है 50 परिवार भी नहीं है। तो इस तरह से आदिवासियों का जीवन या उनके बसने की जगह ऐसी दुर्गम रही है, पता नहीं इसका ओरिजिनल कारण क्या है, पर वो बहुत ही दुर्गम जगहों में बहुत ही जो प्राकृतिक विषमता की जगह होती है, वैसी जगह में बहुत आराम से जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि पानी लाने के लिए शायद काफी दूर से ला रहे हैं। आपने सोना ठीक कहा, आपने जो कहा कि एक पढ़ने की और पढ़ाने की जो ललक है वो पेरेंट्स में भी है, बच्चों में भी है, लेकिन जो एक मेरा सवाल था, और वो सवाल मैं अब प्रोफेसर रंगाचार्य गोविंदा के पास लेकर जाऊंगी कि प्रोफेसर गोविंदा, जो जितनी भी स्कीम्स हैं, सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स पेपर पर बनाई हैं कि हम ट्राइबल इलाके में जाएंगे, वहां के बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन जो स्कूल्स हैं, जो एक्सेस टू लर्निंग है, वो आज भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं आपसे 2-3 मुख्य इसके कारण पूछूं तो वो क्या है? एक्सेस टू लर्निंग इतना मुश्किल क्यों है आदिवासी इलाकों के बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं आस्पेर संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी कठिन संकट की परिस्थिति में भी इनके कार्यकर्ता सब जगह जाके बच्चों का शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं जी। और आपके सवाल के बारे में, तो ये एक हमारा देश की विडंबना है कि 30-40 साल पहले हमें कह रहे थे कि माँ बाप को पता नहीं है, शिक्षा की वैल्यू नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए बच्चों को बेचते नहीं है, ऐसा कह रहे थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है, सभी माँ बाप, जैसे हमने देखा, इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन सरकार इनका सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारा नीति की। और हम बड़े बड़े नीति तो बनाया है हमने, आरटीए में लिखा है कि किसी को, ये तो फंडामेंटल राइट लिखा है आरटीए बना के, लेकिन बच्चों को ये ऐसे सिर्फ ऐसे छोटे छोटे जगह सिर्फ हमारे देश की नहीं है, सभी देशों में होती है। विकसित देशों में भी छोटे से हैबिटेशंस तो होती ही है, लेकिन वहां क्या करते हैं कि जब छोटे हैबिटेशन होती है, वहां शिक्षा के लिए ज्यादा सुविधा देते हैं, क्योंकि एक ही टीचर होते हैं और मुश्किल से सभी पढ़ाना पड़ता है, इसलिए इनका एकेडमिक फैसिलिटीज ये सभी तो ज्यादा बढ़ा के देते हैं। लेकिन हमारा देश की ऐसी परिस्थिति है कि जहां बच्चे को ज्यादा जरूरत है वहां देते नहीं है, और सिटीज में तो बहुत सारा अच्छे तरीके से इंक्लूडिंग इंटरनेट सभी कुछ देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग। इंडीड इट इज अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। दया, आपके पास एक सवाल लेकर आऊंगी कि जो एक्सेस टू लर्निंग को लेकर है कि वहां पर स्कूल्स नहीं हैं, अगर स्कूल्स हैं भी तो वहां पर टीचर्स नहीं आती हैं। मैंने कितनी ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जहां पर टीचर्स शायद 15 दिन में या 1 महीने में एक बार आते हैं। तो ये जो एक एब्सेंटीज्म नजर आता है, एक एडॉकिज्म नजर आ रहा है पूरे सिस्टम में वहां पे एजुकेशन के, कि अगर ट्राइबल एरिया है तो ठीक है, कुछ भी चलता है, आप कभी भी स्कूल जाओ, कभी भी पढ़ा लो, पेरेंट्स आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये कारण क्या है? ये जो एक एडॉकिज्म नजर आ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? मैं ये कहूंगा कि टीचर एब्सेंटिज्म पर थोड़ा ज्यादा बात हो रही है, जो वास्तविकता से थोड़ा कम है। जहां भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स सक्रिय हैं, सजग हैं, तो वहां टीचर रेगुलर आते हैं, पंचायत सक्रिय है, पंचायतों की भी बहुत सारा जिम्मेदारी है। कई बार टीचर के लिए इन जगहों पर जाना भी बहुत मुश्किल है। जैसे रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, बहुत दूरियों से आते हैं। बट मेरी समझ से टीचर एब्सेंटिज्म जितनी बड़ी समस्या नहीं है, उससे ज्यादा, जैसे डॉक्टर गोविंदा ने कहा, सुविधाओं की बड़ी समस्या है। बिजली नहीं है, रास्ते नहीं है, टीचर को भी नदी से, पहाड़ से गुजरते हुए जाना है, और यदि हर रोज आना है और वहां उसके रहने की व्यवस्था नहीं है, जैसे डॉक्टर गोविंदा ने कहा कि दूसरे देशों में जाके देखें तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी है टीचर के लिए ऐसी जगहों पर, जो रिमोट एरियाज हैं, वहां जब स्कूल खोलते हैं तो टीचर्स के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी बनाते हैं। हमारे यहाँ नहीं है, फिर टीचर पर सिर्फ दोष बढ़ने से मुझे लगता है सही नहीं है। टीचर बहुत सक्रिय होकर काम करते हैं, उनको भी जरूरत है मदद की, और जहां लोग मिलकर काम करते हैं ठीक से काम कर रहे हैं। तो सरकार कितनी सक्रिय है, और एनजीओज की अगर हम सक्रियता का एक कंपैरिजन करें, इसके बाद में ब्रेक में जाऊंगी, एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगी कि सरकार काम नहीं कर रही है इसलिए एनजीओ सक्रिय हैं, या एनजीओज वॉलंटरीली वहां पर आकर अपना काम कर रही हैं? कारण क्या है अगर हम दोनों का रेशियो देखें तो?
मुझे लगता है कि सरकार वर्सेस एनजीओ की स्थिति नहीं है। सरकार पूरी कोशिश के बाद भी जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टर है, जिस तरह की संरचना है, जिस तरह के मैन पावर है, इतने रिमोट एरियाज में उनके लिए काम करना बहुत सहज नहीं है। जो एनजीओ और सरकार मिलके काम करे तो बेहतर स्थिति होती है। जहां तक हमारा सवाल है एस्पायर का, हम बाकी एनजीओ से, कई एनजीओ से इस मायने में अलग है। हम मानते हैं कि सरकारी व्यवस्था को, पंचायतों को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को दुरुस्त करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम सिर्फ उनको मदद करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। ये सारे काम की जिम्मेदारी उनकी है, वो करते हैं। तो सरकार के साथ मिलकर एक सिनर्जी की जरूरत है, न कि सरकार के कमजोर होने से। बहुत सारे एनजीओ ये बात करते हैं कि सरकार कमजोर है, करप्ट है। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि फिर आपके जिंदा रहने के लिए सरकार को हमेशा कमजोर रहने की जरूरत है। तो ये पोजीशन ठीक नहीं है। हम मानते हैं सरकारों को सुदृढ़ होना चाहिए। शिक्षा का काम सरकार का काम है, उनको करना चाहिए, और हमारा काम होता है उनको मदद करके मजबूती दे, साथ मिलकर काम। बिल्कुल, एक सिनर्जी की जरूरत है और एनजीओज और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन रियलिटी जो ग्राउंड पर है वो यही है कि सरकार की स्कीम्स सिर्फ पेपर पर ही है, और इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक सवाल है, जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर एक्चुअली लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो बात करेंगे कि इन आदिवासी इलाकों में और भारत के कई राज्यों में बहुत सारे स्कूल्स बंद क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी इलाकों में बच्चों के लिए शिक्षा पाना इतना मुश्किल काम क्यों है, एक्सेस टू लर्निंग इतना डिफिकल्ट क्यों है। बहुत सारे कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं, और खासकर अगर नीति आयोग की बात करें तो उनका 7E करके एक प्रोग्राम है, जिसके तहत बहुत सारे स्कूलों की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। अब रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, एक फिगर आपको दिखाती हूं, उसे आप देखिएगा, और फिर मैं इसकी चर्चा ब्रेक के बाद अब बढ़ाऊंगी। एक नजर डालते हैं देश भर के कितने स्कूलों को बंद किया गया है। राइट टू एजुकेशन फोरम के आकलन के अनुसार अगर आप देखें तो देश भर में 1,30,000 स्कूल बंद हुए हैं। वहीं दिसंबर में संसद सत्र के दौरान मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि नीति आयोग की शिक्षा योजना साथी के तहत मध्य प्रदेश में 35,996 स्कूल, झारखंड में 4,312 स्कूल और उड़ीसा में 1,803 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि इन सारे स्कूल्स का विलय किया गया है। तो इन स्कूलों के विलय का क्या कारण है? क्या ये जो रिस्ट्रक्चरिंग जिसकी मैं बात आपको बता रही हूं कि स्कूलों की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, एक बहुत पॉजिटिव एजेंडे से सरकार ने इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है, लेकिन इस रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान इन आदिवासी इलाकों के जो बच्चे हैं, क्या उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं? जहां तक शिक्षा का सवाल है, वापस अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं और प्रोफेसर रंगाचार्य गोविंदा के पास मैं आऊंगी कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हम सर कर रहे हैं और नीति आयोग का जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है इन कॉन्टेक्स्ट विद द साथी प्रोग्राम, जो ये स्कूलों का विलय किया गया है, उसका कारण क्या है? किस मंशा से इन स्कूलों को बंद करने की बात कही गई है? ऐसा है कि जब भी बहुत छोटी स्कूल है और वहाँ सभी सुविधा देने के लिए मुश्किल है, इसके लिए नीति आयोग कहती है कि वहाँ तो नहीं, हर एक स्कूल में हम दे नहीं पाते हैं सभी सुविधाएं, इसलिए बड़े स्कूल बनाएंगे, लोगों को, बच्चों को एक साथ में मिला के हम पढ़ाएंगे। वैसे तो सुनने के लिए तो अच्छा लगता है, ये बात ठीक ही लगता है वैसे तो, लेकिन जमीनी स्तर पे हम देखेंगे तभी ऐसा होती है कि जो मर्ज करते हैं स्कूल, इसमें कितने बच्चे तो बाहर ही रह जाते हैं। जो स्कूल मिलती थी इनके घर के पास, वो अभी नहीं जा पाते हैं। मेरा कहना यह है कि जब भी हम मर्ज की सोचते हैं और सुविधाएं बढ़ाने के लिए सोचते हैं, इसके साथ साथ में अच्छी तरह से मैपिंग करना चाहिए, और इसमें दूसरी तरह का सुविधाएं जो जरूरत है, पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि जब भी हम स्कूल बंद कर देते हैं एक जगह में, तो बच्चियों जो है, लड़कियां तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है इसमें से, और वो नहीं जा पाएंगे और इनका शिक्षा का अफेक्ट होती है। मेरे ख्याल से तो आइडिया तो ठीक है, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचना चाहिए, किस तरफ से करना चाहिए, देखना चाहिए। और तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि स्कूलों के विलय का आइडिया ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है आदिवासी इलाकों के हिसाब से शायद उसको कस्टमाइज करना चाहिए। सोना, आपके पास
आऊंगी। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है इन कॉन्टेक्स्ट विद द साथी प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो 2009 में किया गया था, उसके तहत ये कहा गया था कि हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं और सिर्फ उड़ीसा या झारखंड की बात मैं नहीं कह रही हूं, देश के बहुत सारे राज्य जहां पर ऐसे प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि इसका जो एक डायरेक्ट खामियाजा है वो आदिवासी इलाकों के बच्चों पर पड़ रहा है? बिल्कुल, मैं प्रोफेसर से सहमत हूं इस बात पर कि आइडिया तो कंसेप्चुअली ठीक है, लॉजिकल है, बिकॉज आपको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है किसी भी चीज को, क्वालिटी के लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और इसलिए कंसेप्चुअली ये ठीक है। बात प्रैक्टिकली, जैसे आपने देखा होगा जिस हैमलेट को दिखलाया जा रहा है कितना दुर्गम है, तो अगर ऐसे 4 गांव भी ऐसे ही दुर्गम जगह पे हों और उनके लिए जो उनके स्कूल्स को विलय कर दिया जाए, तो सभी बच्चों को एक जगह जाना पड़े इंस्टेड, तो उनके लिए कितने वो एक्सेस की जो प्रॉब्लम है वो फिजिकल एक्सेस है आदिवासी इलाकों में। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये स्कूल केवल अच्छे मौसम में होंगे, बरसात के मौसम के अपने चैलेंज हैं, गर्मी के मौसम के अपने चैलेंज हैं, और इसलिए जो इनके ना फिजिकल एक्सेस जो टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए आपने जो कस्टमाइज शब्द इस्तेमाल किया, कस्टमाइज के बदले में सोचती हूँ अडेप्टेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कि उसको सभी मतलब पूरे वहां की जो ज्योग्राफी है उसको देखते हुए विलय करना है कि नहीं, और करना है तो किन 1 या 2 को मिलाया जाए, कि कहाँ मिलाया ही नहीं जा सकता। इसके असेसमेंट के बगैर, अगर उसके बिना ही असेस किए, फिजिकल इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बिना अगर कंसेप्चुअल लेवल में किया जाए, तो बिल्कुल बच्चों से और ऐसे पेरेंट्स जो जागरूकता रखते हैं शिक्षा के प्रति, उनके साथ ये ज्यादती है। राइट। तो दया, आज कितने बच्चे होंगे? आपकी एनजीओ ने बहुत सारे सर्वेज भी किए हैं, आप बहुत क्लोजली ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आज देश भर में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्हें इन मर्जर की वजह से नुकसान पहुंचा है? कितने बच्चे हैं आज, उनकी संख्या क्या होगी जो डिप्राइव्ड है एजुकेशन फैसिलिटीज के मामले में? मैं आपसे बताऊं कि जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था, तो ऐसे हैबिटेशंस की पहचान की गई थी जहां 10 या 15 बच्चे हैं, आदिवासी इलाकों में 15 और बाकी जगह 20, और जहां स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं तो स्कूल खोले जाए, तो ऐसे करीब 1,82,000 1,82,000 बस्तियों की पहचान हुई थी, और इतने ही स्कूल भी खोले गए थे। इन स्कूल को खोलने में कुछ दिक्कतें रही हैं, वो एक अलग सवाल है, शायद अलग चर्चा का विषय हो। लेकिन अभी जो स्कूल मर्जर की बात हो रही है, तो एक्चुअली वो मर्जर हो नहीं रहा है, एक्चुअली स्कूल क्लोजर हो रहा है। मर्जर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो छोटे स्कूल है उसको बंद कर दो और नोटिफिकेशन निकाल दो कि इसमें मर्ज हो गया, इन बच्चों को वहां आ जाना है बिना कोई सुविधा तैयार किए हुआ, या इन बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो सकती थी। छात्रावास नहीं है। अलग अलग राज्यों में मैंने कहा, यदि उड़ीसा के केवंझर जिले में 84 है, तो झारखंड में एक जिले में 15 छात्रावास। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मर्जर नहीं, क्लोजर हुआ है स्कूल्स का। सोना झारिया, आपसे चलते चलते एक आप दोनों से कमेंट लूंगी कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। बहुत ब्रीफली, समय हमारे पास खत्म हो रहा है, एक लाइन में आप लोगों से सोल्यूशन मांगूंगी कि इन आदिवासी इलाकों के लिए, जैसा आपने अडेप्टेशन वर्ड यूज किया और आपने कहा कि कस्टमाइज नहीं, अडेप्टेशन वर्ड यूज करिए, तो एक लाइन में अगर आपको सोल्यूशन देना हो तो आप क्या देंगी? वेरी क्विकली। आदिवासी इलाकों के लिए हम पेसा कानून को जानते हैं, जिसके तहत ग्राम सभा को बहुत के पावर्स हैं, परंतु हमने पंचायती राज में वो ग्राम सभा को डिसेबल किया हुआ है, और इन सब निर्णयों को लेने के लिए यदि ग्राम सभा को के निर्णय के आधार पर इन कामों को किया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ओके, तो ग्राम सभा को एम्पावर किया जाए, उन्हें और ताकत दी जाए कि वो ऐसे निर्णय ले सके। प्रोफेसर गोविंदा, आपका 1 लाइन में अगर सोल्यूशन पूछूं, वेरी ब्रीफली। मैं सहमत हूं इससे। हमें तो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और नई तरीके से सोचना चाहिए। सिर्फ स्कूल ही नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग सेंटर्स भी कर सकते हैं, इससे तो काम हो सकता है।
ओके। तो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग सेंटर्स की जरूरत है। एस्पायर एनजीओ काफी कुछ कर रहा है टाटा स्टील फाउंडेशन की मदद से, बहुत ही मोटिवेटेड एनजीओ है जो कि ये काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। और जैसा कि आपने इस पूरे डिस्कशन में सुना कि मोटिवेशन की जरूरत है हर स्तर पर, कि आदिवासी इलाकों में अगर कोई पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए जाएगा तो किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो वहां का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ब्यूरोक्रेसी को कैसे इंसेंटिवाइज करे, टीचर्स को कैसे इंसेंटिवाइज करे, वहां पर सहूलियतें कैसे पहुंचाएं, इसको लेकर एक अडेप्टेड प्रोग्राम की जरूरत है। जैसा सोना ने कहा कि कैसे इसे अडेप्ट किया जाए ट्राइबल इलाकों के लिए, शायद उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। दयाराम, सोना झारिया और प्रोफेसर गोविंदा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस पर आने के लिए। आपके स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है, उसे जरूर देखिएगा और उस पर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है। आपके कमेंट्स और सजेशंस का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।